चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स के 12वां चैप्टर जिसका नाम है परमाणु एवं नाभिक, इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग विस्तार से समझेंगे। अभी तक आपका 11 चैप्टर फिनिश हो चुका है और देखी जाए तो इसका 2-3 और चैप्टर बचा हुआ। सारे मतलब फिजिक्स का सारा ऑब्जेक्टिव हम लोग क्लियर ही कर देते हैं। ये 12वें चैप्टर है जिसका नाम है परमाणु एवं नाभिक। आप परमाणु के बारे में जानते ही होंगे। परमाणु के कितने मौलिक कण होते हैं? 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये परमाणु हो गया, ठीक है ना। अब परमाणु में क्या होता है? परमाणु के 3 कण होते हैं। 2 कण तो आपका परमाणु के नाभिक में होता है। परमाणु के नाभिक में कौन कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन इसकी बाहरी कक्षा में गति करते रहता है। और साथ में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर चार्ज देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होता है, अब प्रोटॉन धन आवेशित कण होता है, ठीक है ना। ये नाभिक होता है। नाभिक 2 कणों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। परमाणु और नाभिक। अब चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग क्या होता है? देखो, जब भी कोणीय संवेग की बात आएगी ना तो वहां पर न्यूनतम कोणीय संवेग h/2 गुणांक जरूर होगा। तो हाइड्रोजन परमाणु एक तरह का परमाणु होता है, ठीक है ना। ये अलग से आपको पढ़ना पड़ता है। आपको कॉन्सेप्ट इतना याद रखना है कि h/2 यहाँ जूल सेकेंड वो तो उसका मात्रक में चलाएगा। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम जो कोणीय संवेग होता है वो होता है h/2। हाइड्रोजन परमाणु में ये बात होगी, ठीक है ना। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग क्या होता है? याद रखना है h/2 जूल सेकंड। जेएस का मतलब होगा जूल सेकंड। आपको ऑप्शन क्लियर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 में रिडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या होता है? तो भैया ये कोई बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछ भी दिया है। रिडबर्ग नियतांक का मात्रक खाली याद रखिएगा m⁻⁻1 होता है, नहीं 1/m होता है। क्या होता है? 1/m होता है। इस m को ऊपर ले आएंगे तो m⁻1 हो जाता है। तो रिडबर्ग नियतांक का जो SI मात्रक होगा, जो मात्रक होता है वो होता है m⁻1, यानी इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? और इस क्वेश्चन को बीएम लिख लीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है बीएम ऑब्जेक्टिव के लिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, इसको ध्यान से समझिए। देखो वही क्या ना, एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अलग से होता है। मैं अलग से आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ाऊंगा, बहुत जल्द मैं आपको पढ़ाऊंगा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, क्योंकि यहाँ से बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी जो है ना दृश्य भाग में पड़ती है? देखना कौन सी श्रेणी में दृश्य भाग में पड़ती है। तो बामर जोन श्रेणी होती है ना, वही दृश्य भाग में पड़ती है। तो बामर श्रेणी ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? तो वो पड़ती है बामर श्रेणी। कौन सा? बामर जो श्रेणी होता है वो दृश्य भाग में हमेशा पड़ती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लेमडा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? जब भी देखो लेमडा तरंगदैर्घ्य की बात आएगी ना तो वहां फोटोन की ऊर्जा hc/λ हो जाएंगी। यहाँ फोटोन की ऊर्जा क्या हो जाएंगी? hc/λ। क्यों हो जाएंगी? क्योंकि देखो फोटोन की जो ऊर्जा होती है h नहीं होती है, ठीक है ना। h छोड़ेंगे और न्यू का सूत्र हो जाएगा c/λ हो जाता है। अब भाई लेमडा को गुना कर देंगे तो वही हो जाएगा ना, hc/λ ही हो जाएगा। सूत्र ही आपका बढ़ गया। तो कहने का मतलब जहां लेमडा तरंगदैर्घ्य हो जाएगा वहां फोटोन की ऊर्जा hc/λ हो जाएगा। कैसे? क्योंकि फोटोन की ऊर्जा h नहीं होता है, h को छोड़िए, न्यू का सूत्र c/λ होता है, गुना कर देंगे hc/λ आ गया। यानी लेमडा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा अगर देखेंगे तो hc/λ हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, यानी सूर्य का जो प्रकाश होता है उसका स्पेक्ट्रम कैसा होता है? तो वो सतत होता है, रेखीय नहीं होता है, रैखिक नहीं होता है, वो सतत है, मतलब एकदम लाइन बाय लाइन होता है, सतत होता है, सतत एकदम मतलब कंटिन्यूअस वो चलते रहता है, ठीक है ना। तो सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम में ऑप्शन टच करेंगे सतत। क्या टच करेंगे? सतत। यानी उसका कैसा होता है स्पेक्ट्रम? तो सतत स्पेक्ट्रम होता है। कैसा? सतत स्पेक्ट्रम होता है। तो इसके लिए ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, नाभिक का घनत्व कितना होता है? देखो बुआ, नाभिक का घनत्व अगर देखेंगे ना तो याद देखिए जो नाभिक होता है, नाभिक परमाणु के अंदर भाई नाभिक होता है ना, हर चीज का नाभिक होता है। इंसान का भी नाभिक है जिसको हम लोग नाभिक कहते हैं। हर चीज का एक केंद्र बिंदु होता है, वही केंद्र बिंदु उसका क्या कहलाता है? नाभिक कहलाता है, ठीक है ना। तो बोला है कि यहाँ पर क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से कि नाभिक का घनत्व लगभग कितना हो सकता है। देखो नाभिक का घनत्व जो होता है ना, इधर मैं आपको बता रहा हूँ 2.29 × 10⁻17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। ये होता है, कितना होता है? 2.29 मतलब 2.29 × 10⁻17 कूलम नहीं केजी
प्रति मीटर क्यूब, 2.29 गुना 10⁻17 केजी प्रति मीटर क्यूब होता है। ये किसका? नाभिक का घनत्व होता है। याद रख लीजिएगा, अपने दिमाग में इसको सेट कर लीजिएगा। नाभिक का घनत्व क्या होता है? ऑप्शन सी क्लियर होगा, देख सकते हो। और भी ऑप्शन है लेकिन वो थोड़ा सा हट के दिया है। नाभिक का जो घनत्व होगा 2.29 यानी 2.29 गुना 10⁻17 केजी प्रति मीटर क्यूब होगा। आपको ऑप्शन कौन सा क्लियर होगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। अब 7 नंबर आपका क्वेश्चन है कि तेजी से चलने वाली बीटा किरणें क्या होती है? वो फोटोन होती है, प्रोटॉन होती है, इलेक्ट्रॉन होती है, न्यूट्रॉन होती है। आपको ठीक इसके साथ पिछले वाले वीडियो में पढ़ा दिया गया था कि सिर्फ जो कैथोड किरणें होती है ना, कैथोड किरणें एक तरह का क्या होती है? वो आवेश रहित किरणें नहीं होती है, क्योंकि उसमें आवेश नहीं होता है। हालांकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो भी होता है वो सब क्या होता है? एक तरह का आवेश रहित कण होता है। लेकिन यहाँ पर तेजी से चलने वाले बीटा किरणें क्या होती है? बताइए, प्रोटॉन होगा क्या प्रोटॉन होगा? वो क्या होता है? जो बीटा किरण हो गया, जो गामा किरण हो गया, ये सब इलेक्ट्रॉन की भांति कार्य करता है, ठीक है ना। तो तेजी से चलने वाली जो बीटा किरणें होती है वो किसकी भांति कार्य करती है? इलेक्ट्रॉन की भांति कार्य करती है। तो ऑप्शन हम लोग सी टच कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर, अल्फा कण कितने कणों से मिलकर बनता है? 2 कणों से। बताया गया ना, अल्फा जो कण होता है बाबू, अल्फा जो कण होगा, ये अल्फा कण है, ये 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। एगो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। अब वो क्वेश्चन कर रहा है कि नाभिक से यदि अल्फा कण उत्सर्जित हो जा रही है तो परमाणु संख्या कितना घटेगा? तो भाई अल्फा कण निकल रहा है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन खींच ले रहा है, 2 परमाणु वहां से खींच ले रहा है, इसका मतलब उसकी परमाणु संख्या 2 घटेंगी। कितनी घटेंगी? 2 घटेंगी। क्यों? क्योंकि जो अल्फा कण 2 कणों से मिलकर बना होता है। एगो अल्फा कण निकला मतलब 2 कण निकला, तो उसकी परमाणु संख्या कितनी घटेगी? 2 घटेगी। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन, कैथोड किरणें होती है, तो कैथोड किरणें चाहे बीटा किरणें, ये सब क्या होती है? इलेक्ट्रॉनें होती है। बार बता रहा हूं, कैथोड किरणें, गामा किरणें, अल्फा किरणें, ये सब क्या होती है? इलेक्ट्रॉन होती है, ठीक है ना। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन होती है। अब देखिए, सौर सेल का स्रोत होता है, सौर सेल का मेन स्रोत क्या होता है? नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन क्या होती है? तो नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन का मतलब जहां नाभिक का मिलन होता है, जहां नाभिक मिलता है, जहां छोटे छोटे कण मिलते हैं। तो सौर सेल का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। याद रखिएगा क्या होता है? नाभिकीय संलयन। ये 10वां क्वेश्चन था। अभी 11वां क्वेश्चन देखिए इस चैप्टर का। अगला क्वेश्चन दिया है, देखो यहाँ पर हमें भले यहाँ तत्व कुछ भी दे, एलिमेंट्स कुछ भी दे, यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए ऊपर वाले वैल्यू में से नीचे वाले वैल्यू को घटा देते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाती है। कई बार टीएच के यहाँ पर यू दे देता है और वहां पर निकालने के लिए बोलता है न्यूट्रॉनों की संख्या। अब देखो बाबू, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ ऊपर वाले वैल्यू में से नीचे वाले वैल्यू को निकाल लेंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगी। बोला नहीं इतना कि एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो ऊपर वाले वैल्यू में से नीचे वाले वैल्यू को घटा लेना है। सोचिए 230 में से 90 को घटा लेंगे, 230 में से 90 को घटा लेंगे, कितना बचेगा? 140। इसका ऑप्शन हो जाएगा 140। यानी इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 140 है। ऐसे आपको निकालना है। अगर यू कर देगा तो हमें यू टीएच पी सी कुछ हो उससे मतलब नहीं है, हमें ऊपर वाले वैल्यू से नीचे वाले वैल्यू को घटा देंगे, हमारा वहां से निकल जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगी, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर, निम्नलिखित में किसके लिए भेदन क्षमता महत्तम होती है? यानी सबसे ज्यादा कौन ऐसा किरण है जिसकी भेदन क्षमता यानी भेदने की क्षमता ज्यादा मात्रा में पाई जाती है? वो जानते हैं कौन सा किरण होता है? गामा किरण। गामा किरण की तीव्रता तेज होती है, किसी भी चीज को भेद कर जल्दी आगे चला जाता है। यानी सबसे ज्यादा तीव्रता अगर देखी जाए तो किस किरण की हो जाती है? गामा किरण की। यहाँ ऑप्शन टच कर लीजिएगा डी, गामा किरण, ठीक है। अब देखो 13वां क्वेश्चन, ये दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। बोल रहा है कि जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? बोला कि जितने समय में कोई ऐसा राशि है जो अपने परिमाण की आधा हो जाती है, अपने परिमाण की आधा हो जाती है। सोचिए आप जितने समय में आधा काम करेंगे तो क्या कहलाएगा? आपके लिए अर्धायु कहलाएगा, चाहे अर्धकाल कहलाएगा। आधा काम किए तो अर्ध ना कहलाएगा। तो वही बात समझिए कि जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो औसत आयु, अर्धायु, क्षय नियतांक, आवर्तकाल, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अर्धायु बोलेंगे। ऑप्शन कौन सा टच करेंगे? इसका बी टच करेंगे। अब देखो 14 नंबर क्वेश्चन, बोर का आवृत्ति शर्त होता है। बोर देखो, बोर साहब जो थे ना, बोर साहब ने आवृत्ति शर्त ये दिया कि एच न्यू जो है ना वो पहले की ऊर्जा दूसरे की ऊर्जा घटा देंगे तो हमारा जो है ना वो एच न्यू आ जाएगा। है एच न्यू बराबर E1 घटाओ E2 दिया था। अब टच करिए कौन सा ऑप्शन टच कर रहा है? देखो ऑप्शन बी, E1 घटाओ E2 बराबर एच न्यू हो गया। यही ये क्या था? ये था बोर साहब का आवृत्ति नियतांक था, आवृत्ति शर्त था, ठीक है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर,
15 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव तत्वों के लिए कौन सा कथन इसमें सही होगा। देखो रेडियो एक्टिव तत्वों के लिए कौन सा कथन सही होगा, पहले आपको एक सूत्र याद होना चाहिए। आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है, 1/λ होता है ना बाबू। आवर्तकाल किसे कहते हैं, चाहे तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं, लैम्डा बराबर सूत्र हम लोग लिख सकते हैं, लैम्डा बराबर सूत्र लिख सकते हैं 1/t लिख सकते हैं, होता है ना। आप पढ़े होंगे तरंग दैर्घ्य, ये t बराबर 1/λ आप पढ़े हैं। तो बोले कि रेडियो एक्टिव तत्वों में कौन सा सत्य होगा, तो हाई सत्य होगा t बराबर 1/λ। क्या ऐसा है, देखिए यहाँ पर कुछ और दिया, हाई वाला जो है ना, ये वाला ऑप्शन आपका बी है कि TA क्या है, तो रेडियो एक्टिव तत्व को दर्शा रही कोई एक ऐसा तत्व है, ठीक है ना। तो आवर्तकाल बराबर 1/λ दिया है, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा टच हो जाएगा, आपका बी टच होगा, और सब जो ऑप्शन दिया वो फल से दिया है। तो ये सब चीजें आपको क्या करना है, याद रखने वाली चीज है। ये 15 इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। चैप्टर्स का नाम था परमाणु एवं नाभिक। तो ये चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सारी बात आपको विस्तार से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट अगर आप इसका लेना चाहते हैं तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग अगले वाले चैप्टर को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।